नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय ने ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाने की डेट है वो आपका 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे और क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन वो आपके 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही एडमिशन शेड्यूल आता है उससे संबंधित एडमिशन गाइडलाइन भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की जाती है। आपके सामने ये जो पेज खुला हुआ है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन है, जो कि 2023-24 और उससे आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए लागू होगा। तो दोस्तों, जल्दी मैं आपको ये पूरी गाइडलाइंस अच्छे से समझा देता हूँ आसान सी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट हैं: जनरल एडमिशन गाइडलाइन, स्पेशल प्रोविजंस और एडमिशन प्रोसीजर। तो दोस्तों, एक एक करके सारी हम कवर करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और इसी तरीके से ट्रांसफरेबल किसको बोलते हैं ये भी आपको पता ही है। ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं ये भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं पहले ऑटोनॉमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि फुली फाइनेंस्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जिनमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो मोर देन 51%, यानी कि 51% से गवर्नमेंट का शेयर उन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हूँ। तो जो आपका IOCL है, NTPC है, और आपके कुछ ऐसे ही बहुत सारे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में आपको बताया गया है कि दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड एक स्पेशल प्रोविज़न है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट्स विथ नो अदर सिबलिंग्स। तो ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक संतान हो, वो भी सिर्फ लड़की हो, उस बच्ची के कोई और भाई या बहन ना हो, तो ऐसी बच्ची वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कही जाएगी। और ऐसे बच्चे के माता पिता उसका फॉर्म जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, अब अगले यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन में जो प्रायोरिटीज़ लगती हैं वो क्या होती हैं। तो इस पे हम कई बार सेपरेट वीडियो भी बना के आपको समझा चुके हैं। आपको याद दिलाने के लिए एक बार मैं ऊपर आपको बता देता हूँ कि प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि 2 तरह के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। एक जो कि सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, दूसरा जो है वो आपका आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं 2 टाइप के, ये इन एजेंसीज़ के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किए जाते हैं। इस वजह से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रायोरिटीज़ लगती हैं अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें। दोस्तों, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चे को मिलती है और एक्स सर्विसमैन के बच्चे को मिलती है। जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उनके बच्चों को मिलती है दूसरी प्राथमिकता, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं NIT होता है, IIT होता है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग माना जाता है, तो इनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको जो है दूसरी प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको तीसरी प्राथमिकता, और इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और इसी तरीके से बहुत सारे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं। तो ऐसे इनमें काम करने वाले जो माता पिता हैं उनके बच्चों को चौथी प्राथमिकता मिलती है। और 5वीं जो सबसे कम प्राथमिकता मिलती है, ये सारी कैटेगरी को छोड़ के और जो दूसरी कैटेगरी है, जैसे कि बच्चे के माता पिता किसान हैं, बच्चे के माता पिता शॉपकीपर हैं, बच्चे के माता पिता बिजनेसमैन हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, तो ये सारी जो कैटेगरी हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं आती हैं, तो ऐसे बच्चों को एडमिशन में जो प्राथमिकता मिलती है वो सबसे कम मिलती है। और ये सबसे आखिरी प्राथमिकता है, यानी कि 5वें नंबर की प्राथमिकता है, ये 5th प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टुवर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। तो एडमिशन में प्रेफरेंस इस बात पे भी दिया जाता है कि जो बच्चे के माता पिता हैं उनके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता के पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उनको मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी जो
अगर उसी केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉई हैं जिसमें वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है और उसको जो है वही एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बच्चे के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी आईआईटी द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉई हैं, तो अगर बच्चा उस आईआईटी द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसको सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद की जो जितनी भी प्राथमिकता है वो सेम है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, उनके एम्प्लॉई के बच्चे को, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमस पीएसयू और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है उनके बच्चों को, फिर सबसे कम जो इन सब कैटेगरी में नहीं आते हैं। यहाँ पर नोट एक और लिखा हुआ है दोस्तों, प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय इन दैट ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रेफरेंस एडमिशन में मिलेगा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में भी जो प्रेफरेंस मिलेगा वो सबसे पहले जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे को, या फिर सर्विंग एम्प्लॉय यानी कि बच्चे के दादा दादी अगर सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो उसके बाद उनको, फिर उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि अगर रिटायर्ड दादा दादी नाना नहीं है तब जाके उनको मिलेगा। तो इसमें भी ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले जो अभी काम कर रहे हैं बच्चे के माता पिता अगर, तो उनको दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे के दादा दादी या नाना नानी काम कर रहे हैं तो उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे के माता पिता अगर रिटायर्ड हैं तो उनको, या फिर सबसे लास्ट, उसके बाद सबसे लास्ट बच्चे के दादा दादी नाना नानी अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तब उनको। इस तरीके से ये पहली प्रायोरिटी में भी इतनी प्रायोरिटी चलती है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ लगती है कि प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वर्ड्स विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। तो बच्चों के जो एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेंगे वो पिछले 7 सालों में बच्चे के माता या पिता जिसके बेसिस पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए हैं। जिनके ज़्यादा हुए रहेंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, जिनके कम हुए रहेंगे उनको कम प्राथमिकता मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि अ चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड फॉर क्लास 1 एज ऑन 31 मार्च इन द एकेडमिक ईयर इन विच एडमिशन इज सॉट। तो दोस्तों जिस एकेडमिक ईयर में एडमिशन आपको कराना है अपने बच्चे का, तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए 31 मार्च को, यानी कि 2023-24 सत्र में, यानी कि ईयर 2023 31 मार्च 2023 को आपके बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसिडर। जो बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं एज को लेकर। पिछले साल जो एज का क्राइटेरिया था इस साल बदल गया है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पर चेंजेस हुआ है और आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसिडर। तो दोस्तों क्लास 1 में जो बच्चे की मैक्सिमम एज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज सॉट। तो बच्चे की जो मिनिमम या मैक्सिमम एज है वो 31 मार्च को क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 1 में जो बच्चे की, क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो बच्चे की मिनिमम एज है, यानी कि बच्चे की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 6 साल होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। और बट लेस देन 8 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उसकी जो उम्र है वो 8 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 8 साल से कम ही होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है। पिछली बार क्लास 2 में एडमिशन के लिए जो एज थी वो भी सेम थी 6 साल, लेकिन 8 साल से कम, 6 साल से ज़्यादा और 8 साल से कम। लेकिन इस बार इसको चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइटेड है। तो इस बार 2nd क्लास में एडमिशन के लिए जो एज है वो 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 9 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 3rd में एडमिशन के लिए 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 9 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये टेबल आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, इस टेबल को आप देख लीजिए। इसमें सब बताया गया है कि आपके बच्चे की कम से कम एज और ज़्यादा से ज़्यादा एज 31 मार्च 2023 को कितनी होनी चाहिए, किस क्लास में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है दोस्तों, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो 1 घंटे की हो जाएगी और आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे इसको देखना, जबकि ये ज़रूरी जानकारी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है
प्रिंसिपल के द्वारा, अगर बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में आता है। अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उसको 2 साल उसके मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 8 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो बच्चा जो है अगर वो 10 साल से कम का है, यानी कि उसकी एज 6 साल से 10 साल के बीच में है, तो भी वो क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ये जो है प्रिंसिपल जो है इसके लिए ऑथराइज्ड होते हैं, वो करा सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अ, आगे बढ़ते हैं और आपको और भी ज़रूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो एडमिशन में रिजर्वेशन किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है, ये पिछली बार की तरह सेम है दोस्तों। जो 15% सीट्स होती हैं वो शेड्यूल कास्ट एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती हैं। टोटल सीट का 15% सीट वो अनुसूचित जाति के लिए एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। 7.5% 7.5% सीट्स वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती हैं। इसी तरीके से 27% 27% जो सीट्स होती हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं या माता पिता आते हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी भी ये रिजर्वेशन है ये सब फ्रेश सीट्स के लिए हैं, जितने भी इंडिया में केंद्रीय विद्यालय हैं सब में एडमिशन के लिए। इसी तरीके से दोस्तों जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी के चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो 3% सीट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने स्टेट बोर्ड से क्लास 10 पास किया है, तो क्या मैं क्लास 11th में एडमिशन ले सकता हूँ, या मैं अदर देन सीबीएसई बोर्ड हूँ, यानी कि मैंने आईसीएससी से किया है, एनआईओएस से किया है, ओपन स्कूलिंग से किया है, तो क्या हम क्लास 11th में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट ऑफ स्टेट बोर्ड्स आईसीएससी एनआईओएस में बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन क्लास 11 इफ़ वैकेंसीज एग्जिस्ट। यानी कि अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं एज पर केवीएस गाइडलाइन, अगर क्लास 11th में वैकेंसीज होती हैं तो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर आपको बता दूँ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग अब्रॉड, एडमिशन फॉर वैकेंट सीट। इसी तरीके से अब आते हैं दोस्तों, आपको एक स्पेशल प्रोविज़न के बारे में जानकारी देते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न किसको मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न में कई सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कि हमारी आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर कोस्ट गार्ड्स। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वो मैक्सिमम 6 नाम जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं एक एकेडमिक ईयर में, उन केंद्रीय विद्यालय में जो डिफेंस सेक्टर में आते हैं। लेकिन ये क्लास 10th और 12th को छोड़कर होते हैं, बाकी और किसी भी क्लास में ये एक एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम 6 नाम रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, और वो भी सिर्फ उन केंद्रीय विद्यालयों में जो डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं ये ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि अगर सीट नहीं है फिर भी इनके एडमिशन को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा है वो केवीएस के एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड जो स्पेशल प्रोविज़न है वो चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग केवीएस एम्प्लॉय, यानी कि केवीएस में जो माता पिता काम कर रहे हैं जो बच्चे के माता पिता हैं वो केवीएस के ही एम्प्लॉय हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के। वो हो सकता है वो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर में हो, रीजनल ऑफिस में हो, जेआईटीज़ में हो, या फिर हेडक्वार्टर में हो। तो उनका जो एडमिशन होता है वो आप साल के किसी भी टाइम में उनका एडमिशन जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से उनको भी स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। और ऐसे बच्चे के माता पिता जो दुर्भाग्यवश सेवाकालीन में उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि वो सर्विस में थे तब उनकी मृत्यु हो गई है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, तो ऐसे बच्चों को भी जो है एज ए स्पेशल प्रोविज़न ट्रीट किया जाता है और उनको एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल प्रोविज़न है, आप इनको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये एडमिशन गाइडलाइन डाउनलोड करने की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें। दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसलिए मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। दोस्तों जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन होता है क्लास 1 एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 per section इन क्लास 1 एंड 2 per class इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स, इट इंक्लूड्स ट्विन गर्ल चिल्ड्रन आल्सो। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चिल्ड्रन, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 1 में होते हैं, और क्लास 6 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस के लिए भी ये एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए, जैसे कि अगर क्लास 1 में 4 सेक्शन है तो पर सेक्शन 2 सीटें जो है वो रिजर्व होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, और दोस्तों क्लास 6 से उससे ऊपर की क्लासेस के लिए पर क्लास 2 सीटें रिजर्व होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है ट्विन गर्ल्स को भी शामिल किया गया है। तो जैसे एक सेक्शन में एक क्लास में 4 सेक्शन है, तो दोस्तों
तो वहाँ पर टोटल 8 सीटें होंगी क्लास 1 में एडमिशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्विन गर्ल्स, अगर जुड़वा बहनें हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चियाँ हैं, तो उनको एज अ वन एडमिशन ट्रीट किया जाता है। और दोस्तों जब भी लॉटरी निकलेगा तो दोनों बच्चियों का जो निकाला जाएगा, पर्ची निकाली जाएगी, तो उनकी जो स्लिप होगी वो सिंगल स्लिप होगी और दोनों के एडमिशन को एक ही एडमिशन माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड इंक्लूडिंग ट्विन गर्ल चिल्ड्रन इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन मोर देन द नंबर ऑफ अलॉटेड सीट मैक्सिमम ऑफ 2 पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 2 पर क्लास इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि जितने सीट्स अलॉटेड हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किनको एडमिशन देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ 8 सीटें हैं किसी केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन में, तो अब केंद्रीय विद्यालय किस बेसिस पर, और वो सारे एप्लीकेशन सिंगल गर्ल चाइल्ड के ही हैं, तो अब केंद्रीय विद्यालय संगठन कैसे डिसाइड करेगा कि किसको एडमिशन दें किसको ना दें। तो इस केस में तो दोस्तों जो एडमिशन का प्रेफरेंस होगा वो प्रायोरिटी के बेसिस पर मिलता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको प्रायोरिटीज़ एक्सप्लेन किया है शुरू में ही, फिर वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इसमें भी एडमिशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किनको किनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है एडमिशन के लिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक नया ऐड हुआ है जब से ये हमारा कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो इसके बाद से यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया है केंद्रीय विद्यालयों में। जो बच्चे दुर्भाग्यवश कोविड के दौरान जो है वो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको भी स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन दिया जा रहा है और ये पीएम केयर्स के अंतर्गत जो है ये स्कीम चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं ये ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होते हैं और जो एडमिशन दिया जाता है वो एक लिस्ट जारी करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो वो 10 बच्चे पर केवी जो है और मैक्सिमम 2 बच्चे पर क्लास वो रिकमेंड कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इन बच्चों के लिए फ़ीस की भी छूट है। फ़ीस में आपका शामिल होता है ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि, और इनको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है। और दोस्तों इन बच्चों को जो है एज ए रजिस्टर्ड कैंडिडेट पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर भी करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल प्रोविज़न हैं, ये आप जो है देख लीजिएगा, अगर आप इन सब में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। आपको एक जानकारी और दे दें दोस्तों कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है, कहीं पे भी आपको पेमेंट नहीं करनी होती है। तो आप बिल्कुल भी सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट ना करें। अगर आपसे एडमिशन के नाम पे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें, आप जो है एक प्रोसेस को फॉलो करें जो कि ऑफिशियल प्रोसेस है, और आप ये जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ एक बात है, अगर आप साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपना फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो तो लेगा ही, बाकी जो है फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉर्म भरते टाइम और एडमिशन के टाइम पे भी आपके पास होने बेहद ज़रूरी हैं। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो आपको प्रूफ ऑफ एज, यानी कि आपको बच्चे की एज का, उम्र का जो प्रमाण पत्र देना होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ये अथॉरिटी कम्पिटेंट टू रजिस्टर बर्थ, ये आपके नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, इन सब के द्वारा जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये फॉर्म भरते टाइम भी आपको अपलोड करना होगा, और अगर बच्चे का एडमिशन हो जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, तो एडमिशन के टाइम पे भी ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होता है। तो दोस्तों ये आपके बच्चे का एज का प्रूफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लौटा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और इसी तरीके से एडमिशन अप टू क्लास 8 में भी ग्रांटेड विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 8 तक के जो एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में वो ग्रांट किए जा सकते हैं अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है तो भी, लेकिन बच्चे को जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर बच्चा आपका या बच्चे के माता पिता SC, ST, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर BPL, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इससे संबंधित जो है सर्टिफिकेट वो आपको देने होंगे अगर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो।
तो दोस्तों अगर इन सब रिजर्वेशन का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित सर्टिफिकेट देने होते हैं। ये बच्चे के नाम से है तो बहुत बेस्ट है, और अगर बच्चे के नाम से नहीं है तो बच्चे के माता पिता के नाम से होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों आपको टाइम दिया जाता है, अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो केंद्रीय विद्यालय द्वारा आपको कुछ समय दिया जाता है कि आप बच्चे के नाम से वो सर्टिफिकेट बनवाकर प्रोड्यूस करें। तो दोस्तों अगर बच्चे के नाम से नहीं भी है और मदर या फादर के नाम से है तो भी सही है, आप जो है जल्द से जल्द जो है बच्चे के नाम से बनवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर जो है बच्चे के नाम से नहीं है तो इनिशियली जो मदर या फादर का सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन बच्चे के नाम से आपको ये बनाकर सबमिट करना होगा। और इसी तरीके से अगर बच्चा जो है वो आपका दिव्यांग की श्रेणी में है, हैंडीकैप्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर बच्चा जो है दिव्यांग की श्रेणी में है तो उससे संबंधित जो सिविल सर्जन या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन की हुई हैं, तो उनके द्वारा प्रोवाइडेड एक सर्टिफिकेट आपको देना होता है जिससे ये प्रूव हो कि बच्चा जो है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है। तभी आप जो 3% का लाभ है दिव्यांग का वो ले सकते हैं एडमिशन में। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप जो है सरकारी नौकरी में है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो आपको जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र आपके पिछले 7 साल में कितने बार हुए हैं वो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होता है। इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो है वो केंद्रीय विद्यालय की जो एडमिशन वाली वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। वो फॉर्मेट आप लेकर जाते हैं अपने ऑफिस में, तो जो आपके ऑफिस के हेड हैं वो उसको जो है वेरीफाई करके देते हैं। वहाँ पर सब कुछ आपको भरना होता है कि आपके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, इसके बेसिस पर आपको एडमिशन में प्रेफरेंस दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, ये डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए है। और दोस्तों प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है, इसका प्रूफ आपको देना होता है। तो दोस्तों इसमें आप प्रूफ के तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और आपके पास अगर परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ है तो आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो बताया गया है, मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ आप अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप जो है ये आपका एडमिशन का राइट नहीं होगा, मतलब आपको और भी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सेल नॉर्मली भी रिजेक्टेड। अगर आप फॉर्म को इनकम्प्लीटली फिल करते हैं, यानी कि आप अगर फॉर्म पूरी तरीके से नहीं भरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर वैकेंसीज, यानी कि अगर जो सीटें हैं वो बचती हैं तो प्रिंसिपल आपको बाद में अलाउ कर सकता है, ये उनका अपना जो है वो डिसीजन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी रॉन्ग सर्टिफिकेट सेल बी कैंसल्ड। अगर आपने किसी गलत सर्टिफिकेट के बेसिस पर एडमिशन जो है वो ले भी लिया है तो आपका जो एडमिशन है वो आगे चल के कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों जो भी सर्टिफिकेट हो सब ओरिजिनल हो, कोई भी फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ना करें एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों इसके लिए अगर आप आगे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल वगैरह से तो ये एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी अगर आप फेक एडमिशन गलत सर्टिफिकेट के बेसिस पर एडमिशन ले लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि फॉर एडमिशन टू क्लास 1 द रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होंगे, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। आप चाहें तो साइबर कैफे वाले की मदद से फॉर्म भर सकते हैं या खुद से भी भर सकते हैं, या मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो अपने फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डबल शिफ्ट के केंद्रीय विद्यालय हैं, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 1 और केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 2, यानी कि केंद्रीय विद्यालय का नाम सेम रहेगा, वहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो यहाँ पर मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूँ कि एडमिशन के पर्पज़ से जो शिफ्ट वाइज केंद्रीय विद्यालय हैं दोनों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाएंगे। यानी कि अगर आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों चूज़ करते हैं तो दोनों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने शिफ्ट 1 पहली शिफ्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको पहली शिफ्ट में अगर एडमिशन हो गया तो आप अगर चाहते हैं कि दूसरी शिफ्ट में एडमिशन हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जिस शिफ्ट में आपका एडमिशन हुआ है, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसी शिफ्ट में ही आपके बच्चे को पढ़ाई करनी होगी, उसी केंद्रीय विद्यालय में ही आपको पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है अपने बच्चे का। एक फॉर्म में आप मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही बच्चे के लिए आप कई सारे फॉर्म ना भरें, सिर्फ एक फॉर्म भरें और उसमें आप मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालय चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय चूज़ करें, यानी कि आप 3 तो कम से कम चूज़ करें ही, अगर पॉसिबल है आपके जो है आपके रेडियस में आता है, यानी कि आपको जहाँ पे कन्वीनियंट लगता हो कि यहाँ से हमारा बच्चा आ जा सकता है, तो आप तीनों सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेथड बताया गया है कि क्लास 1 में एडमिशन का क्या मेथड होता है और रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉटरी के बारे में भी समझाया गया है। ये इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ये समझना थोड़ा सा टिपिकल है। इस वीडियो में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो
ये बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल हो जाएगा आपको समझना। इसके लिए एक अलग से मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, तब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये सारी चीज़ें केंद्रीय विद्यालय की तरफ से होती हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी हेडेक है, तो ये वो मैनेज करते हैं। आपका काम इतना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए और आप टाइम से आप अपना काम करें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, सारी जानकारी सही भरें। डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद जो है जो आपका जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसका प्रिंट आउट लेके ज़रूर रखें, उसका सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में रखें या कंप्यूटर में रखें, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरटीई एडमिशन के बारे में। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में भी आरटीई एडमिशन होते हैं। 25% टोटल सीट्स के 25% जो सीट्स होती हैं वो आरटीई के लिए रिजर्व होती हैं। इसमें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी नहीं चलती है। तो दोस्तों आरटीई में एडमिशन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो है ग्रुप डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं ग्रुप में आने वाले जो बच्चे हैं वो आरटीई में एडमिशन के लिए पात्र होते हैं, आरटीई में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको डिसएडवांटेज ग्रुप का नाम दिया गया है। तो डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन से बच्चे आएंगे ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप मीन्स अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government by notification section 2D of RTE Act। तो दोस्तों डिसएडवांटेज ग्रुप में सबसे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, यानी कि इसमें भी आपका जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ये तो फिक्स हैं कि ये लोग डिसएडवांटेज ग्रुप में आते ही हैं। अदरवाइज़ और भी जो ग्रुप है जैसे कि जो किसी न किसी तरीके से सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली और भाषा के मामले में, जेंडर के मामले में या किसी ऐसे फैक्टर जिसको कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाई किया गया है आरटीई एक्ट में, तो इसके आधार पर अगर ऐसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो वो डिसएडवांटेज ग्रुप में काउंट होते हैं और वो आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है केंद्रीय विद्यालयों में। दोस्तों और यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 2 में कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ऐसा बच्चा जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है या फिर किसी तरीके की डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है, जैसा कि आरटीई एक्ट में जो है वो डिटरमाइन किया गया है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा बच्चा है जिसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है या फिर किसी जो है डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है, तो वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप में आएगा, वो आरटीई के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। दोस्तों दूसरा जो इन्होंने आरटीई के लिए एलिजिबल कैटेगरी बनाई है वो है वीकर सेक्शन। तो अब वीकर सेक्शन में कौन से बच्चे आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा बच्चा जो जिसके माता पिता या फिर जो गार्जियन है जिनकी एनुअल इनकम जो है वो एक मिनिमम लिमिट जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने तय की है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो मिनिमम इनकम है वीकर सेक्शन में आने के लिए वो है 1 लाख रुपए। तो बच्चे के माता पिता की जो एनुअल इनकम है अगर वो 1 लाख रुपए से कम है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो वो बच्चा जो है वो वीकर सेक्शन में आएगा। इसी तरीके से हर स्टेट ने अपने अपने लिमिट डिफाइन किए हैं, तो आप पता कर लीजिएगा कि वीकर लोअर इनकम ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन में आप आते हैं या नहीं, आपके स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लिमिट डिफाइन की है उसके बेसिस पर आप जो है ये तय कर सकते हैं कि आप वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं। अगर आप वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपका बच्चा जो है वो एलिजिबल है आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और है जो कि डिस्टेंस का क्राइटेरिया होता है, जिसको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई ओनली। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आरटीई के लिए 2 कंडीशन है, या तो आप डिसएडवांटेज ग्रुप वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हों, और दोस्तों दूसरी जो कंडीशन है वो डिस्टेंस के क्राइटेरिया है। तो आपके घर से अगर आप मेजर सिटी या फिर अर्बन एरिया में आते हैं, अगर आपका जो घर है वो मेजर सिटी या फिर अर्बन एरिया में आता है, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का आरटीई कैटेगरी के तहत, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की रेडियल डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप रूरल एरिया में हैं, ठीक है, रूरल एरिया में आप रहते हैं और आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर के रेडियस के रेंज में है, तभी आप आरटीई के तहत एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं, केंद्रीय विद्यालय भी शहरी क्षेत्र का है, तो 5 किलोमीटर के रेंज में है या नहीं। अगर आप हाँ पे टिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आरटीई कैटेगरी में चला जाएगा, बशर्ते वहाँ पर कंडीशन ये है कि आप जो है डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। और अगर आप ये डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं पे टिक करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो आरटीई की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस शैल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट। जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, आपके निवास का जो प्रूफ है, जो आपके डोमिसाइल है, वो आपको प्रोड्यूस करना होता है सभी एप्लीकेंट को। और दोस्तों यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लिखे देना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है इतने किलोमीटर है, वहाँ पे माता या पिता का साइन होता है। लेकिन दोस्तों ये वेरीफाई भी होता है, तो ये आप सोच समझ कर करें
कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे बच्चे के एडमिशन में आगे चल के प्रॉब्लम हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉटरी के बारे में बताया गया है कि जो लॉट्स निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फीस एंड अदर कंसेशन, फीस और अदर कंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जिन बच्चों का एडमिशन आरटी कैटेगरी के तहत होता है, जिन बच्चों का एडमिशन आरटी कैटेगरी के तहत होता है, उनसे कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज किया जाता है। उनके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं, नोट बुक हैं, स्टेशनरी हैं, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दोस्तों अगर इन सब का प्रॉपर बिल देते हैं तो ऐसे बच्चे जो आरटी प्रोविज़न के तहत एडमिशन लिए हैं, आरटी के तहत जिनका एडमिशन हुआ है, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे, यानी कि उसका पैसा जो है वो वापस आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चा जो है वो क्लास 1 में आरटी एक्ट के तहत एडमिशन लेता है तो आरटी का लाभ उसको क्लास 8 तक वो मिलता रहेगा। अगर वो उसी केवी में पढ़ रहा है या फिर अगर वो दूसरे केवी में ट्रांसफ़र भी करके चला जा रहा है तो भी उसको आरटी का लाभ मिलेगा। और दोस्तों जो एड्रेस प्रूफ होता है वो माता पिता को जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देना होता है। और दोस्तों ऐसे एम्प्लॉई जिनको उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहाँ पर वो काम करते हैं रीइम्बर्समेंट मिलता है, तो वो जो है आरटी के जो कंसेशन है उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 2 से लेकर 8 तक की क्लासेस में एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होता क्लास 2 से लेकर क्लास 8 में एडमिशन के लिए। जो एडमिशन मिलता है वो भी प्रायोरिटी कैटेगरी के सिस्टम के बेसिस पे मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से जो है आगे देखते हैं यहाँ पर क्लास 9th का जो एडमिशन है वो उसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। क्लास 9th के एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि कोविड में जो है ये टेस्ट नहीं हुए थे। इस बार देखते हैं कि क्लास 9th के एडमिशन का क्या प्रोविज़न है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि फॉर एडमिशन टू क्लास 9th द एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। क्लास 9th में एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। दोस्तों एक मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर की जाएगी प्रायोरिटी के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से भी, और जो एडमिशन ग्रांट किया जाएगा वो प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पे और मेरिट के आधार पे भी किया जाएगा। दोस्तों जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस पूछा जाएगा। और देयर विल बी ओनली 1 पेपर ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ 3 आवर्स। सिर्फ एक ही एडमिशन टेस्ट होगा, वो 3 घंटे का होगा क्लास 9th में एडमिशन के लिए। वो 100 नंबर का होगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन रहेंगे। 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई। कैंडिडेट को कम से कम 33% मार्क्स जो है वो लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और जो स्टूडेंट SC ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो ये पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 25% है। अब दोस्तों क्लास 11th के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो डिफरेंट स्ट्रीम होती हैं क्लास 11th में, आप आगे जब 10th पास करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेंगे। तो दोस्तों क्लास 11th में एडमिशन का यही सिस्टम है। अगर सीट खाली होती हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो है वो फॉर्म जारी किए जाते हैं। जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में सीटें खाली होती हैं वहाँ पर पहले केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनके फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्लास 10th की मेरिट के बेसिस पर जो है वो इनके एडमिशन जो है वो होते हैं। और दोस्तों वहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो देंगे ताकि दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये था दोस्तों जो है एडमिशन गाइडलाइन। यहाँ पर आपको क्लास 11th एडमिशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर आपको अगर आप SGFI लेवल पर गेम्स या स्पोर्ट्स वगैरह में आप स्काउट गाइड या NCC वगैरह का अगर आप सर्टिफिकेशन लिए हैं तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा एडमिशन में। तो दोस्तों ये एडमिशन गाइडलाइन थी जो मैंने आपको शॉर्ट में और सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। वैसे तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को जो है ओमिट कर दिया है, जो आपके मतलब का नहीं था वो मैंने आपको नहीं बताया है। बाकी जितने भी आपके मतलब की चीज़ें थी मैंने जो है वो कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो दोस्तों जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट में हाईलाइट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर आपके मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर तो हम आपके मैसेज का भी रिप्लाई टाइमली करें ताकि आपके बच्चे का टाइमली केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ दोस्तों, क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो डेट है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है वो 27 मार्च 2023 10 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों लगभग बहुत दिन का समय रहता है, लगभग 1 महीने का समय रहता है, तो आप हड़बड़ी में गलत ना भरें फॉर्म।
टाइम रहता है आराम से रिलैक्स होकर। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं भी समझ में आई हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और हम आपके कमेंट को भी एनालाइज़ करते हैं। अगर कमेंट में ही रिप्लाई देना पॉसिबल होता है तो हम दे देते हैं, नहीं होता है तो उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम से मिल जाए, ताकि आप टाइमली एक्शन ले सकें और आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।